नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल। आज फिर एक नई शख्सियत के साथ आपको मुलाकात कराने, रूबरू कराने और उनसे कुछ तीखे और कुछ तल्ख सवाल पूछने के लिए। जी हां, हमारा कार्यक्रम हॉट सीट, और हॉट सीट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज जो शख्सियत है, मैं उनसे आपको सीधे रूबरू कराऊं, क्योंकि आज 24 घंटे से लगातार उनके बयान वायरल हो रहे हैं। लगातार वो तमाम टीवी चैनल पर दिख रहे हैं, तमाम जगह वो बातें कर रहे हैं। उन्होंने बमुश्किल वक्त निकाला है न्यूज इंडिया के लिए, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जरूर वो अपनी बात न्यूज इंडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद और पूर्व संघ के वरिष्ठ अधिकारी रहे हरनाथ सिंह यादव जी का। हरनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। रामचरितमानस पे बड़े सारे लोगों के बयान आए, बड़े सारे तरह तरह के लोग बयान आए। कुछ लोग तो खुल के अब उसके सपोर्ट में आ गए, जिस बयान को लेकर तमाम तरह के हंगामे मचे हुए हैं। खास तौर पे हम मौर्य जी के बयान की बात करें तो उनके बयान को लेकर तमाम तरह के हंगामे थे, और उस पर अब उनके पार्टी के कई सारे लोगों ने भी जमकर वकालत करने लगी, और वो कह रहे हैं कि वो बयान तो बिल्कुल सही है। क्या मानते हैं आप? क्योंकि आपके बारे में तो साफ तौर पे ये कहा जाता है कि आप बहुत ही विद्वान सांसद हैं, तमाम चीजों को बहुत स्टडी करते हैं, उसके बाद ही कोई बात करते हैं। कैसे देखते हैं इस तरह के बयान को आप? देखिए, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता, ये दोनों ही बहुत पवित्र ग्रंथ हैं और भारत के अधिकांश लोगों के जन जन के हृदय की आवाज़ है। और पवित्र ग्रंथों के ऊपर किसी प्रकार की राजनीति करना, खामियां निकालना और अनर्गल उनके बारे में बोलना, ये किसी भी प्रकार से मुनासिब नहीं है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है रामचरितमानस के, जी, बहुत ही घटिया किस्म के बयान है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और अफसोस की बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो इसी प्रकार की चीज़ें बोलते ही रहते हैं। उन्होंने तो जिन्ना जिसने देश के टुकड़े कराए थे उसको भी उन्होंने महान कहा था, महान शख्सियत बताया था। उन्होंने एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लिया, उसका लगी हुई है, उसका समर्थन किया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अफसोस ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का जो समर्थन किया है, जी, वो वास्तव में ही आश्चर्यजनक है, हैरत में डालने वाला है। जितने भी समाजवादी हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हों अथवा उनके स्वर्गीय पिताश्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव रहे या अन्य लोग रहे, जी, वो दिन और रात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आदर्श मानने की चर्चाएं करते हैं, जी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो चित्रकूट में रामायण मेला शुरू किया था, और दुनिया के अंदर रामायण मेला कहीं यदि लगता है तो केवल चित्रकूट में लगता है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को, जिनको वो लोहिया साहब को आदर्श मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये पवित्र ग्रंथों के ऊपर किसी प्रकार का इनको राजनीतिक मुद्दा बनाना किसी भी प्रकार से मुनासिब नहीं है। और ये इस प्रकार के मुद्दे उठा करके हम समाज की जो एकता है, अखंडता है, सार्वभौमिकता है, सामाजिक सौहार्द है, उनमें जहर घोलने का काम करते हैं। लेकिन हमारा विश्वास है कि लोग इस प्रकार की चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं और ना ही पसंद करेंगे, और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर से भुगतना पड़ेगा।
बिल्कुल। और ये माना ये जाए कि क्या ये सोचा समझा बयान है या फिर अचानक मुंह से निकल गया, इसलिए उस गलती को सुधारने की बजाय उस गलती पे गलती करते गए, या फिर आपको ये लगता है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया? क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से उन लोगों ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूरे शूद्र, मैं शूद्र हूं और तमाम लोगों के नाम के आगे शूद्र लगाकर जिस तरह से पोस्टरबाजी की गई, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का जी एकदम मूर्खतापूर्ण बयान है और समाज का, हिंदू समाज का कोई भी वर्ग इसको पसंद नहीं कर रहा है। और रामायण, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता, ये हिंदू समाज के प्रत्येक घर में आपको रखा मिलेगा। और प्रातःकाल लोग स्नान वगैरह करके जब पूजा पाठ करते हैं तो रामायण और भगवत गीता की पूजा करते हैं। तो राजनीतिक मुद्दों पर राजनीतिक दल होने के नाते इस प्रकार के अनर्गल मुद्दे उठाना ठीक नहीं है और ना ही उनको किसी प्रकार से लाभ होने वाला है। और विपक्ष के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य लोग हों, वो पूरी तरीके से मुद्दाबहीन हैं। 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इनकी सबकी जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, वो छटपटा रहे हैं। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो, नदी में कोई डूब रहा हो, तो वो किनारा ढूंढने की कोशिश करता है, छटपटाता है जी। तो वही स्थिति है समाजवादी पार्टी की कि वो किनारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको किनारा मिलने वाला नहीं है। हरनाथ जी, क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम बातें जो हैं वो खास तौर पे क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई पॉलिटिकल आदमी कोई बयान देता है उसके कुछ न कुछ राजनीतिक मतलब होते हैं, मायने होते हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान देकर बीजेपी को ही एक आमने सामने खड़ा कर दिया, या बीजेपी के खिलाफ वो इस तरह की चीजें करना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा पढ़ने में यकीन रखते हैं, जिस चीज को आप अपने जीवन काल में मानने में यकीन रखते हैं, उस पर सवाल जवाब खड़ा किया जाए? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता है जी। और स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा राजनीतिक जीवन उठा के देखिए जी। वो कब क्या बोलेंगे, किसके बारे में बोलेंगे, कब पलट जाएंगे, कब उनकी निष्ठाएं बदल जाएंगी, ये कोई पता नहीं है। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है जी। हाँ, तो इस प्रकार की चीज़ें न समाज के हित में है न देश के हित में है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल के शीशों में बंद करना चाहिए। तो आपको लगता है इसकी मांग करनी चाहिए बीजेपी को? बीजेपी तो कोई मांग, अगर इस तरह के मुद्दे होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे नजर आती है, लेकिन अभी तक जिस तरह का विरोध दिखना चाहिए था, जिस तरह के एग्रेशन दिखने चाहिए थे, जिस तरह से तमाम तरह की जो आप कह सकते हैं कि अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा हो तो उसका विरोध जिस तरीके से बीजेपी करती आई है, वो दिख नहीं रहा है। क्या वजह माने, क्या स्ट्रेटजी प्लान है, क्या है बीजेपी का प्लान? ऐसा है कि भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान शंकर जी हो, बेशक, क्या नाम है, श्रीमद् भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो जी, ये देश की पवित्र मिट्टी के कण कण में इनकी सुगंध समाई हुई है। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी के लोग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं, ये उनको समझ नहीं है। ठीक है। जो आम नागरिक की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं जी, तो वो तो उनके पास कोई बचे नहीं है। क्योंकि आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय लोग सबके लिए इतने काम किया है, तो उनके ऊपर बोलने का उनके पास बच्चा खुचा नहीं है। बिल्कुल। तो मानसिक तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गए हैं। अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि उन्हें किसी अच्छे मानसिक अस्पताल में भेजना चाहिए। बड़ा बयान दे रहे हैं आप न्यूज इंडिया पर। स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक अस्पताल में भेजने की सलाह दे रहे हैं आप। जी,
वो मानसिक तौर से पूरी तरीके से विक्षिप्त हैं, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से वो शून्य पर खड़े हैं। हाँ, तो इसलिए अब एक ही रह गया है कि उनका उपचार जो है मानसिक किसी अच्छे मानसिक अस्पताल में होना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अपील कर रहा हूं कि उनको जल्दी से जल्दी किसी मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में भेजना चाहिए। बिल्कुल। आप कई सारे आपके बयान देख रहा था मैं हरनाथ सिंह यादव जी, कि आपने कई बार बड़े ही मतलब तल्ख अंदाज में तमाम चीजों को कहा है। आप जबकि संघ के प्रचारक भी रहे हैं, आपने संघ में बहुत वक्त बिताया है। आपने कुछ दिन पहले कह दिया था कि ओवैसी बंधुओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिर उसके अलावे आपने जब जिस समय पूरी पार्टी के तमाम सांसद आपको बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने में बच रहे थे, उस समय आपने उनके खिलाफ झंडा बरदारी कर ली। आपने तमाम खिलाड़ियों के साथ आप नजर आए। तो क्या वजह है कि आप इन सब चीजों में भी बहुत एक्टिव रहते हैं? खासतौर पे आपके बयान जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े विख्यात प्रख्यात होते हैं, क्या वजह है? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जी का जहाँ तक सवाल है जी, मैं उनके खिलाफ नहीं बोला हूँ जी। मैंने इतना कहा कि आरोप लगा है तो वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इतनी बात मैंने कही है। और उनके विरोध में किसी प्रकार की कोई बात मैंने नहीं कही है। और देश जो है खिलाड़ियों का सम्मान करता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी खेल और खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, इसलिए उनके मान सम्मान स्वाभिमान को भी सुरक्षित रखा जाएगा, इतनी बात मैंने कहा। और जहाँ तक ओवैसी साहब का सवाल है जी, ओवैसी साहब के अंदर जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा बैठी हुई है, यह देशवासियों को समझ लेना चाहिए। एक बार फिर से दोहराइएगा, एक बार फिर से दोहराइएगा अपनी बात जो आपने बोली ओवैसी साहब है, ओवैसी के बारे में। ओवैसी साहब के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने इस देश के 2 टुकड़े कराए थे, उनकी आत्मा बैठी हुई है। और उनका डीएनए की जांच कराया जाए तो वो उनका जिन्ना का ही डीएनए उनके अंदर निकलेगा। ओवैसी के डीएनए जांच कराने की मांग कर रहे हैं आप? उनका जो देश तोड़ने वाली हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जांच की जाएगी तो उनका जो डीएनए है वो जिन्ना का ही डीएनए निकलेगा। ये बहुत बड़ा बयान है हरनाथ सिंह यादव जी। वो देश के अंदर केवल जहर घोलने का काम कर रहे हैं, दूसरा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। और उनके बयानों को मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में हैं जो उनको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और देश के अंदर जहर पैदा करना, देश की एकता को, अखंडता को, सामाजिक समरसता को चोट पहुंचाना, ये कोई वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी आत्मा जो है कहीं विदेश में बसी हुई है। इस तरह के आरोप वो भी लगाते आए हैं। आपकी पार्टी पर इस तरह के आरोप कई जगह, कई सार्वजनिक मंचों से उन्होंने लगाया है कि देश की एकता अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, और ये तमाम तरह के आरोप। तो क्या उसी का जवाब माना जाए जो आज आप कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो कुनबा है जी, वो प्रखर देशभक्त है। और ये 8 वर्ष के कार्यकाल में ये पूरी तरीके से सिद्ध हो गया है कि देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सार्वभौमिकता के लिए, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को ऊंचा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उच्च मानदंड स्थापित किए हैं, उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। और दुनिया के अंदर भारतीय जनता क्या नाम है, भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है वह अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और आप देख रहे होंगे कि दुनिया की जितनी भी महाशक्तियां हैं जी, अब जब कोई भी घटना होती है तो वो हिंदुस्तान की ओर निहारती हैं, आदरणीय मोदी जी की ओर निहारती हैं कि भाई अमुक मुद्दे पर भारत का क्या दृष्टिकोण है।
तो भारत ने जो अपना इन 8 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित किया है, उसके कारण से अनेक देश विरोधी जो ताकतें हैं वो विचलित हैं। अनेक राजनीतिक दल ऐसे हैं कि जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई हैं, ठप हो गई हैं, वो विचलित हैं। अनेक राजनीतिक दलों के नेता ऐसे हैं जिनकी आत्मा वो शरीर से भारत में है, भारत का खाते हैं, भारत का पहनते हैं, भारत का पीते हैं, लेकिन उनकी आत्मा विदेश में बसी हुई है। ऐसे लोग जो हैं क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में क्या नाम है, भारत जो है नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसलिए लोग भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ खड़े। बिल्कुल, आप तल्ख हो रहे हैं। आपने अभी राज्यसभा में भी एक बात रखी थी, अभी आपने कहा था 12 दिसंबर को कि वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ऐसा कैसे मानते हैं आप? ये आरोप, इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहे हैं आप? देखिए ऐसा है जी, इसको जरा विस्तार से समझाइए आप। जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था जी, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो ये निश्चय हुआ था दोनों देशों के बीच में कि जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएंगे जी, वो उनकी संपत्ति भारत सरकार की होगी जी। जो लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत आएंगे वो संपत्ति पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान आने वाले हिंदुओं की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत वक्फ बोर्ड बन गया और भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 1953 में क्या नाम है, इस वक्फ बोर्ड एक्ट का एक एक्ट बना दिया। 1995 में उस वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन किया गया और संशोधन में ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर अपना कब्जा घोषित करेगा, क्लेम करेगा, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी और उसे किसी भी देश की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, आज से 12 साल पहले वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख संपत्तियां थी और यानी 10-12 साल में टोटल संपत्तियां 8.5 लाख हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्फ बोर्ड में जो बोर्ड है उसके 5 सदस्य हैं, वो सब मुस्लिम समाज से आते हैं। उनका जो एग्जीक्यूटिव अफसर है वो मुस्लिम समाज से आता है। उनका जो सर्वेयर है वो मुस्लिम समाज से आता है। अब उसके सर्वेयर ने यदि ये कहा कि अमुक संपत्ति वक्फ बोर्ड की है तो उस पीड़ित पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए उस बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जिसके सर्वेयर ने ये कहा कि ये ज़मीन हमारी है, ये संपत्ति हमारी है जी। तो इस वक्फ बोर्ड एक्ट के कारण से सारे देश में हिंदू समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग, जैन समाज के लोग भयाक्रांत हैं। एक भय का वातावरण बना हुआ है। अब मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ जी। एक तमिलनाडु में तिरुचि जिले का एक गांव है तिरुचैंथरई जी, जिसमें मात्र 5 या 7% मुस्लिम आबादी है जी। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये पूरे गांव की जितने भी मकान हैं, हाँ। कृषि योग्य भूमि है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। एक उस गांव के अंदर 1500 साल पुराना मंदिर है। 1500 उस मंदिर को कहा ये मंदिर भी ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जबकि अच्छा 1500 साल पहले तो 1500 साल पुराना, जबकि 1500 साल उस मुस्लिम इस्लाम का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था जी। इसी तरीके से मेरे पास एक अभी 8 दिन पहले ये केस आया है, हाँ। 80 पृष्ठ का
उन्होंने पूरा ये केस बना करके पूरा भेजा है। आप जो तो उन्होंने आप लिखा तो पढ़ी किया है। हरनाथ सिंह जी, आप ये तो खुद सज्जन ही है। पार्लियामेंट कमेटी में अल्पसंख्यक कल्याण कमेटी के आप मेंबर हैं, आप अल्पसंख्यक मंत्रालय के आप मेंबर हैं। एक मिनट जी जी एक मिनट आप सुनिए। हाँ। एक मिनट सुनिए। जी 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 एक जी। मिनट आप सुनिए। बिल्कुल बताइए। एक महेश राज दुबे हैं, जी तेलंगाना हैदराबाद से आते हैं। जी जी तो उसमें एक बोड़प्पल नगर निगम है, हाँ उसमें 300.17 एकड़ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम घोषित कर दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है। उसी में एक महेश राज दुबे, उनकी श्रीमती जी के नाम से 233 वर्ग पर जगह है। हाँ उसका खसरा है, खतौनी है। ठीक है। वो बराबर जो है वक्फ बोर्ड के सामने जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड सुनने के तैयार नहीं। इस प्रकार की तो वक्फ बोर्ड जो है क्या नाम है, सार्वजनिक संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति पर कब्जा करने का एक साधन बन गया है। और मेरी दृष्टि में मैंने ये कहा कि ये एक देश में इस्लामीकरण स्थापित करने का मुद्दा बन गया है कि जहां हाथ रख दिया उसके मालिक वो हो जाएंगे। तो ये अच्छा, और फिर इसको देश की किसी अदालत में हम क्या नाम है, चुनौती नहीं दे सकते। तो एक देश के अंदर दो कानून नहीं चल सकते। नहीं तो ये तो देखिए, कानून देश तो बनाने की कानून बात से जहां तक चलेगा। कर, बिल्कुल आप और सही कह रहे दूसरे ये हैं। जो आप तो एक्ट राज्यसभा है, में बैठे हुए वो- हैं, आप तो अपर हाउस में बैठे हैं, आप तो इस पर बिल्कुल देखिए, जो आप एक्ट की बात कर रहे हैं 1995 एक्ट की बात, 8 सालों में आपकी सरकार ने इस पर क्या वर्कआउट किया है। आपके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, आप मुख्तार अब्बास नकवी थे, अब स्मृति ईरानी जी हैं, आप खुद पार्लियामेंट में उस कमेटी के मेंबर हैं जहां पे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है। तो आपने अपने मंत्रालय के तहत आपने इस पे क्या संशोधन करने की कोशिश की, या आपने किस तरीके से इस पर कुछ प्रमुख आवाज उठाए? हाँ, मैं पूरा जी 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 बताएं बताएं। मेरी आप बात सुनिए जी। ये एक्ट जो है 1995 ये संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। ये संविधान की जो सर्वोच्चता है, श्रेष्ठता है, उसको तोड़ने वाला है। तो आपकी मांग को किसने गंभीरता से नहीं लिया? जो है हिंदू मुसलमानों के बीच द्वेष और घृणा और जहर खोल नहीं, आपकी मांग को किसने गंभीरता से नहीं लिया? आप तो जहां आप जिस जगह बैठे हुए हैं, आप जिस जगह बैठे हुए हैं, आपकी सरकार है, आप खुद अपर हाउस के मेंबर हैं, तो सुनिए जी, उस पर कार्रवाई क्या हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगीनाथ जी ने जी वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों को जांच कराने की घोषणा कर दी है। जांच होना प्रारंभ हुई है। ठीक है। मैंने ये शून्यकाल में मुद्दा उठाया है, प्राइवेट मेंबर बिल एक पेश किया है मैंने, बिल्कुल प्राइवेट मेंबर बिल की ओर से। और दूसरी बात यह है जी कि आदरणीय मोदी जी ने पिछले 8 वर्ष में देश की एकता की दृष्टि से, हाँ, सामाजिक सौहार्द बनाने की दृष्टि से बिल्कुल अनेक ऐतिहासिक काम किए हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए लोग कहते थे धारा 370 समाप्त ही नहीं हो सकती, समाप्त कर दी। आज कश्मीर का वायुमंडल बदल रहा है। तो आपको उम्मीद है कि कश्मीर के अंदर बिल्कुल सामाजिक सौहार्द बदल रहा है। बिल्कुल। तो आपको कश्मीर उम्मीद है का कि आप जो बाहर मांग कश्मीर उठा भारत रहे का हैं, अंग, उस मांग को केंद्र सरकार सुनेगी क्या और उस पर लोग कहते इम्प्लीमेंट थे करेगी। बिल्कुल। हरनाथ सिंह यादव जी, थोड़ी समय की कमी है और आपसे विस्तार से चर्चा हुई, उसके लिए आपने वक्त निकाला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम इस चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे और कोशिश यही होगी कि इस बार जब पार्लियामेंट में आप जब पार्टिसिपेट करें तो इस मांग को और बड़ा किया जाए और सरकार की तरफ से भी इस पर चर्चा परिचर्चा हो, ये उम्मीदें हम जाहिर कर रहे हैं आपसे। आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरनाथ सिंह यादव थे, इनके साथ विशेषता ये रहे कि आज इन्होंने सुबह से जो बयान देना शुरू किया है, वो बयान आज तमाम न्यूज़ चैनल और तमाम मीडिया जगत में काफ़ी खलबली मचा रही थी, क्योंकि साफ तौर पे इन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है और उन्हें मानसिक अस्पताल की ज़रूरत है, जिसको अखिलेश यादव को उन्होंने सलाह दिया है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को कि जल्द से जल्द उन्हें उस मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाए। अब देखना होगा कि इस बयान के क्या मतलब निकाले जाएंगे और इस बयान को किस तरीके से दूसरी पार्टियां लेने वाली हैं।
आज के हॉट सीट में बस इतना ही। अगले वीक फिर आपको एक बड़ी और नई शख्सियत से मिलाएंगे और उनसे भी करेंगे हम सवाल जवाब। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।